वेलकम स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम लोग, ये शायद पार्ट नंबर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशन एनालिसिस का क्या क्या एप्लीकेशंस होता है उसको हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो पहला जो एप्लीकेशंस है, इट इज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि वर्क का फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम लोग फोर्स, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अगर हमें पता है, डायमेंशनल यूनिट अगर पता है, तो उससे हम लोग कन्वर्ट करके इसमें ला सकते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 एप्लीकेशंस है मेन। उसमें से ये पहला वाला जो है तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक चीज को, जैसे वर्क का डायमेंशन एनालिसिस हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से ला सकते हैं। तो ये वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये और जो नेक्स्ट वाला करेंगे हम लोग एप्लीकेशन, जो ये 2 एप्लीकेशन है, ये और एक करेंगे इसके बाद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं 2 में से पूछा जाता है। तो चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। एक रिलेशन दिया हुआ है और वो करेक्ट है या रॉन्ग है, वो हम लोग चेक करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। S equals to V into T. S is equals to V into T. तो S क्या है? डिस्टेंस is equals to velocity into time. तो हमें तो पता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ये पढ़ रखा है। अगर मान लो ऐसे कोई फॉर्मूला आता है जो हमें पता नहीं है कि ये करेक्ट है या नहीं है, उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से ये पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या नहीं। कैसे? पहले हम लोग जो भी गिवन इक्वेशन है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ये गिवन इक्वेशन लिया, इसका एलएचएस निकालेंगे। एलएचएस क्या है? डिस्टेंस मतलब लेंथ। और चलो यहां पे लिख देते हैं एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी, t मतलब टाइम। तो एमएलटी तो तुम्हें याद ही होगा। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जो डायमेंशन आएगा वो L आएगा। अभी RHS इक्वल्स टू V इनटू T। V का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मैं लाइन लिख देता हूं, इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था? लेंथ। टाइम क्या था? T। और ये भी T कट जाएगा, बचेगा L। सो LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने ये तो बहुत सिंपल वाला ले लिया, ऐसे और एक करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, ये वाला इक्वेशन P इक्वल्स टू 4T/R। ये इक्वेशन है, अब तक तुम्हें मिला नहीं है, प्रेशर का एक ये है, वो बाद में मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, T स्टैंड्स फॉर टाइम, सॉरी T टाइम नहीं है, T है सरफेस टेंशन, और R स्टैंड्स फॉर रेडियस, T स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि क्या किसके लिए स्टैंड करता है, R स्टैंड्स फॉर रेडियस। और ऐसे भी धीरे धीरे जब ये सब फॉर्मूलास हम लोग पढ़ेंगे आगे सिलेबस में, तो ये ऐसे पता चल जाएगा कि P प्रेशर होता है, इस फॉर्मूले में T जो होता है वो सरफेस टेंशन होता है। तो अभी LHS करते हैं। पहले LHS है प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। मैंने फोर्स तुम लोगों को मेमोराइज करने के लिए बोला था mLT⁻², और एरिया का है लेंथ इनटू लेंथ स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो शायद मेरा निकले, ये L से एक L मर जाएगा, ऊपर आने से L⁻⁻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 ⁻
निकालते हैं RHS। RHS है 4T बाई R। अब एक चीज समझिए, 4 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, तो कांस्टेंट का छोड़ो, पहले T और R डाल लो। T है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है ये याद रखना, फोर्स बाय लेंथ। ये बाद में जाके डिटेल्स में बोलूंगा। सरफेस टेंशन मींस यूनिट लेंथ पे कितना
फोर्स पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो फॉर्मूला है F बाई एल। तो ये आ जाएगा फोर्स बाय लेंथ और R का तो है ही लेंथ, फोर्स का क्या है एम एल टी टू द पावर माइनस 2 बाई एल। ये एल रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा 1 बाई एल। ये एल कट जाएगा, एम बचेगा, एल ऊपर आके हो जाएगा एल टू द पावर माइनस 1 और टी टू द पावर माइनस 2। हुआ कि नहीं इक्वल? यस, बोथ आर इक्वल। तो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग ये वाला ले लेते हैं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E क्या है? एनर्जी। m क्या है? मास। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो चलो निकालते हैं LHS। एनर्जी मतलब वर्क। वर्क का क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ml t टू द पावर माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या l, तो ये आ जाएगा m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। तो LHS आ गया। अब निकालना है हमें RHS। RHS है mc स्क्वायर, m तो आ जाएगा m, c मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m l स्क्वायर बाय t स्क्वायर, m l स्क्वायर t स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा t टू द पावर माइनस 2। तो आगे LHS इज इक्वल टू LHS। क्वेश्चन ऐसा आएगा, इज द इक्वेशन करेक्ट? तो हमारा आंसर होगा यस, इट इज करेक्ट। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, इट इज करेक्ट। तो ये हो गया कुछ टाइप। अभी और एक टाइप करते हैं, इसको इसी में से कुछ थोड़ा घुमा के करते हैं। अब स्टूडेंट्स अभी ये क्वेश्चंस देखते हैं। चेक इफ द गिवन फार्मूला इज करेक्ट, इफ नॉट राइट द करेक्ट फार्मूला। तो ये फार्मूला हमें दिया हुआ है H इक्वल्स टू R रो G बाय 2t cos थीटा। R क्या है? R रेडियस है। रो क्या है? रो डेंसिटी है। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। T क्या है? सरफेस टेंशन। H क्या है? हाइट। तो हाइट तो लेंथ है, ये तो पता है। रेडियस क्या है? ये भी लेंथ है, ये भी हमें पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने लास्ट मॉड्यूल में किया था, फोर्स बाय लेंथ। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे LHS तो बहुत ही सिंपल है। LHS तो क्या होगा? H मतलब लेंथ यानी L। LHS का तो उतना टेंशन ही नहीं है। RHS देखते हैं। RHS चलो पहले लिख लेता हूँ, रो G बाय 2। चलो यहाँ पे देखो, पहले तो जब पूरा लिखो, 2 एक कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, ये लिखने का जरूरत भी नहीं है। cos थीटा, थीटा रेडियन में मेजर करते हैं, तो हमें पता है कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो उसको भी मेजर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बचेगा क्या नीचे? सिर्फ t। ओके, नाउ r तो लेंथ है, रो मास बाय वॉल्यूम यानी m बाय वॉल्यूम क्या था? l क्यूब। ग्रेविटी है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब l बाय t बाय t बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स बाय l। फोर्स क्या है? m l t टू द पावर माइनस 2 बाय l। यही तो है। ओके, अभी देखते हैं क्या क्या कट सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेता हूँ। l और ये l स्क्वायर काट देता हूँ पहले। तो ये आएगा m बाय l स्क्वायर इंटू l बाय t रेसिप्रोकल हो गया t स्क्वायर बाय m l t टू द पावर माइनस 2 बाय l। तो अभी नीचे वाला जो चीज है उसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आएगा m बाय l स्क्वायर इंटू l बाय t स्क्वायर इंटू l बाय m l t टू द पावर माइनस 2।
ओके, तो यहाँ एल स्क्वायर और यहाँ पे 2l कट जाएगा ना, ये पूरा कट गया, m m कट जाएगा। ये देखो t टू द पावर -2 और t टू द पावर +2 और t टू द पावर -2, ये दोनों भी कट जाएगा। तो बचा क्या, बचा हमारे पास 1/l। तो अभी देखो LHS और RHS इक्वल है क्या? Is LHS is equals to RHS equal to RHS? No. So the formula is wrong, incorrect. तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? अगर LHS को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो जाके RHS बन जाता है। समझना बात को कि अगर मैं LHS को रेसिप्रोकल कर दूं तो जाके RHS बन रहा है। 1/l का रेसिप्रोकल होता है L, तो दैट मींस जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। उसका करेक्ट फॉर्मूला होगा, करेक्ट फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं, करेक्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल। क्योंकि अगर ये रेसिप्रोकल होता तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है जिसमें वो L आता। ये देखिए तो समझ में आ रहा है, LHS इक्वल्स टू 1/RHS। तो दैट मींस करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ये वाला रॉन्ग है, करेक्ट वाला ये है। तो ये था जो हमारा फर्स्ट नहीं सेकंड जो एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अभी करते हैं जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है थर्ड वाला, उससे रिलेटेड वो एप्लीकेशन क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का जो थर्ड एप्लीकेशन है, तो सेकंड एप्लीकेशन तो इससे पहले हम लोग डिटेल्स में स्टडी कर लिए। अभी ये थर्ड एप्लीकेशन जो है उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। इसमें दिया हुआ है तो डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हमें कुछ एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा, उस रिलेशन से अगर हमें कोई फॉर्मूला पता भी नहीं है वो फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इक्वल्स टू ma। मान लो हमें फॉर्मूला नहीं पता है, हमें सिर्फ दिया हुआ है कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन m और a है ना, मींस मास एंड एक्सीलरेशन। चलो कुछ ऐसा दिया हुआ है, फोर्स इक्वेशन है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सीलरेशन। मान लो ये दिया हुआ है, सिर्फ यही दिया हुआ रहेगा कि डिपेंड कर रहा है किस किस क्वांटिटी पे। अभी ये तो हमें पता है F इक्वल्स टू m है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। क्यों ये पता है? बिकॉज़ हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और एक्सीलरेशन हमें पता है। मान लो हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, तो हमें ये भी नहीं पता कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ हमें दिया हुआ है फोर्स डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सीलरेशन। तो हम लोग लिखेंगे लेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम एक पावर दे देते हैं x। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर x की पावर से ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर x की पावर नेगेटिव में आया तो क्या होगा, ये 1/, हो जाएगा, दैट मींस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमें तो पता नहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम लोग ले रहे हैं F is proportional to m to the power x। और एक्सीलरेशन के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू a to the power y। चलो मान लो ये ले लिया हमने। अब F is equals to एक कांस्टेंट ले लिया हमने k m a। अब ये जान लो कि ये जो k जो कांस्टेंट हम लोग पकड़ेंगे वो कांस्टेंट जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखो कि ये जो कांस्टेंट पॉइंट k होगा वो डायमेंशनलेस होगा। तो हमारे पास ये आया है कि F इक्वल्स टू ma। ये लिखना मत भूलना, पावर लिखना मत भूलना, m टू द पावर x a टू द पावर y। अब देखो यहां पे फोर्स का जो डायमेंशन है ml t टू द पावर -2, उसको लिखो। फिर उधर ये डायमेंशनलेस से बोला तो k को अभी के लिए भूल जाओ। मास टू द पावर x, तो मास का तो डायमेंशन m होता है, m टू द पावर
x। और एक्सप्लोरेशन का क्या होता है? एक्सप्लोरेशन का शायद मेरे हिसाब से L/T² होता है टू द पावर y। अब देखो m l t टू द पावर -2 इज इक्वल टू m टू द पावर x l टू द पावर y और t टू द पावर -2y। ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि फोर्स का जो डायमेंशन है वैसे लिख दिया मैंने, m टू द पावर x लिख दिया, l टू द पावर y लिख दिया, और डिनोमिनेटर में t² था तो t² जब ऊपर आएगा तो t टू द पावर -2 हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई होकर t टू द पावर -2y। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग LHS और RHS को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके अगर LHS इज इक्वल टू RHS तो दोनों का जो पावर है वो सेम होगा, क्योंकि ये भी एबिलिटी फॉर्म में है, ये भी एबिलिटी फॉर्म में है। तो अगर हमने कंपेयर किया तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आएगा? मेरे ख्याल से 1 आएगा, क्योंकि m के ऊपर x है, m के ऊपर पावर नहीं है, मतलब 1। अब ये मत बोलना कि m के ऊपर पावर नहीं है तो m की पावर 0 हो जाएगा, नहीं, 0 एनीथिंग टू पावर 0 1 हो जाता है। अगर कुछ पावर नहीं हुआ तो वहां पे पावर है 1। नाउ l टू द पावर y और इधर l टू द पावर 1, तो y भी कितना हो जाएगा? 1। यहां पे बचता है, अगर ये y यहां पे निकल गया तो अभी वो y निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें x और y चाहिए, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि वो y भी 1 आएगा कि नहीं। -2 इज इक्वल टू -2y, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो y कितना आ गया हमारा? 1। दैट मींस हमारा x 1 आया और y 1 आया। तो हमारा फार्मूला क्या आएगा? हमारा फार्मूला आएगा f = k m टू द पावर 1, x हमारा 1 आया ना, और a टू द पावर 1। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फार्मूला। ये कांस्टेंट रह जाएगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा क्योंकि हम लोग इक्वल टू लिख रहे हैं इसलिए, पर जो फार्मूला है f = ma वो तो हमें मिल गया। हमें पहले तो पता ही नहीं था कि f का फार्मूला क्या है, हमें पता था सिर्फ कि डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सप्लोरेशन। हमने उसी से डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए फोर्स का फार्मूला यहां पे निकाल दिया। ऐसे कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वेव चैप्टर में, वो बाद में आएगा। पर जैसे कि तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ ये इधर से तुम्हें ये पता चल रहा है कि एसएचएम जो पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है, जो पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, उसका जो एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन मास m, it depends upon amplitude a, and it depends upon angular velocity omega। इन तीनों के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है। अभी हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल जो एसएचएम शो करता है उसका फॉर्मूला। तो तुम्हें तो ऑब्वियसली तुम्हें पता नहीं है तो उसका फॉर्मूला पता नहीं होगा, पर ये डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो E प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, पहला वाला फंडा, पहला वाला सेम है, E प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड टू द पावर y और E प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी टू द पावर z। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो तुम्हें जानना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है v/r। ये हमने लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट से पहला पार्ट शायद उसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला था v/r। तो v/r वेलोसिटी मतलब लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और रेडियस जो होता है वो होता है l में। तो ये हमारे पास आएगा 1/t। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय रेडियस, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी l/t, और नीचे रेडियस का तो लेंथ ही होता है, तो लेंथ कर दिया 1/t बचा। तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ क्या आएगा इक्वल्स टू k mx ay ओमेगा z। अब E क्या है? E एनर्जी है। तो हमने इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल किया था, एनर्जी मतलब जूल में आएगा, मतलब वर्क का क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो याद है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, ml² t टू द पावर -2। तो ये लिख देते हैं ml² t टू द पावर -2। चलो इधर फिर भी लिख देता हूं m
एल टी टू द पावर माइनस 2 इंटू एल, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू के। मास तो चलो एम ही रहेगा एक्स। एम्पलीट्यूड क्या है याद है, एम्पलीट्यूड था लेंथ। एम्पलीट्यूड मतलब हम लोग क्या मेजर करते हैं, लेंथ ही तो मेजर करते हैं, तो लेंथ टू द पावर वाई और ओमेगा 1 by t टू द पावर z। अब m l square t to the power minus 2 equals to k m to the power x l to the power y, t ऊपर आ जाएगा तो t to the power minus 1 into z minus z। समझ में आ गया ना, t ऊपर आ गया t to the power minus 1 से z मल्टीप्लाई हुआ तो minus z हो गया। अभी हम कंपेयरिंग बोथ साइड, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये x 1, y कितना आ जाएगा, यहाँ पे l to the power y, यहाँ l square 2 और z कितना आ जाएगा, माइनस z इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा, z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। अब इसको वहां पे पुट कर देते हैं, e इक्वल्स टू k m टू द पावर x m टू द पावर 1, चलो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, a टू द पावर y कितना आया हमारा 2 a स्क्वायर और ओमेगा टू द पावर 2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वो है E इक्वल्स टू m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे ये फॉर्मूला हमें पता नहीं था, बट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ऐसे और एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अभी जो ये क्वेश्चन है, find the expression for force of a spherical object of radius r in a fluid with viscosity coefficient eta with speed v। अच्छा, यहाँ पे कुछ नया टर्म्स तुम लोगों को मिल रहा होगा, जैसे कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट एंड ऑल, जो तुमने कभी सुना नहीं होगा। तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या है, ये आगे हम चैप्टर्स में जब है वो पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन समझने के लिए एक चीज समझो कि कोई भी स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान लो जो बारिश होता है, तो बारिश कहां से गिर रहा है, वो तो क्लाउड से आ रहा है, इतने डिस्टेंस होते हुए भी वो ग्रेविटेशन की वजह से बारिश को तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो बारिश का जो ड्रॉप है वो आके क्या हमारे सर में छेद कर देता है, नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है, कोई भी मीडियम में जब स्फेरिकल शेप का कोई लिक्विड जब घुस जाता है, तो एक टाइम के बाद, ये आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जस्ट ये क्वेश्चन को समझने के लिए ये हम लोग कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो उसी वेलोसिटी से नीचे आके गिरता है। तो इसीलिए जो रेन ड्रॉप गिरता है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो हमें पता भी नहीं चलता है, तो वो जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पर ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि बोर्ड पे क्वेश्चन सिर्फ ये ईटा से पूछ लिया कि ईटा का एक्सप्रेशन लिखो, डायमेंशन एनालिसिस बताओ, या फिर एक बार एनडब्ल्यूटी के क्वेश्चन में भी आया है कि ईटा का जो डायमेंशन एनालिसिस है वो पूछा था कुछ ऑप्शंस देके, तो एक ही क्वेश्चन में ये सब कवर अप हो जाएगा। तो क्या क्या दिया पहले वो देख लेते हैं। हमें रेडियस दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। फोर्स का क्या है, फोर्स का तो मैंने तुम लोगों को रट्टा मारने के लिए बोला था, m l t टू द पावर माइनस 2। रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, रेडियस r इक्वल्स टू l और ईटा। चलो ईटा का मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कैसे निकालना है। और ये वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी या जो भी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसको भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखता हूं l बाय t स्क्वायर, सॉरी l बाय t होगा ना, l बाय t होगा ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम l बाय t, मैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रहा था, डिस्प्लेसमेंट बाय t, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम l बाय t। तो फोर्स मिल गया, रेडियस मिल गया, हमें टर्मिनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी का वो मिल गया। बचा है ईटा। ईटा के लिए मैं सेपरेटली करा के देता हूं, कहां पे करवाऊं, यहां पे कर देता हूं। यहां पे जो मैं कर रहा हूं ईटा के लिए कर रहा हूं, और ईटा का सेपरेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सेपरेटली ईटा से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखो,
शायद ईटा मैंने हम लोग जो पहले किया था उस टाइम पे मैंने विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ये नहीं निकाला था, उस टाइम पे निकालने से अच्छा था, पर अभी यहाँ पे इसको ढंग से करते हैं। फॉर्मूला है ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। यहाँ पे जो v है ये वेलोसिटी के लिए स्टैंड करता है और ये z जो है इट स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। ये है इसका फॉर्मूला। अभी यहाँ से हमें ईटा निकालना है, तो ईटा कैसे निकलेगा? अगर मैं इन सब को उस तरफ भेज दूंगा तो ईटा इक्वल्स टू कुछ ऐसा हो जाएगा f डेल्टा z बाय ये नीचे आ जाएगा a डेल्टा v। अब फोर्स का यूनिट डालते हैं m l t to the power minus 2 into डिस्टेंस का तो होगा l बाय एरिया। एरिया क्या था? एरिया होता है लेंथ स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है? l बाय t। अब मेरे हिसाब से ये t जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये सॉरी ये t को काट क्यों रहा हूं, ये t ऊपर चला जाएगा तो m l ये l और ये l कट जाएगा, फिर ये l और ये l कट जाएगा तो ये ऊपर तो l ही नहीं बचेगा। m t टू द पावर माइनस 2 ये t ऊपर चला जाएगा बाय l, तो बचता क्या है? m ये l अगर ऊपर आ गया तो l टू द पावर माइनस 1 और t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो ये है ईटा का डायमेंशन। ये अलग से नोट करके रखो क्योंकि ईटा का जो डायमेंशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हमें ये ईटा का यानी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का डायमेंशन निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये मैंने दिखा दिया इस क्वेश्चन में। अभी हमें जो मेन क्वेश्चन में जो फोर्स निकालना है उस पे जाते हैं। तो वही प्रोसेस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, x ले लेते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, y ले लेते हैं। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी जो भी है z ले लेते हैं। अब फोर्स इज इक्वल्स टू k r टू द पावर x ईटा टू द पावर y वेलोसिटी टू द पावर z। फोर्स का क्या है? m l t टू द पावर माइनस 2। r का क्या है? l टू द पावर x। ईटा का क्या है? m l टू द पावर माइनस 1 t टू द पावर माइनस 1 y। v का क्या है? l बाई t टू द पावर z। इसको आएगा m l t टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू l x और यहाँ आएगा m y l टू द पावर माइनस y t टू द पावर माइनस y l टू द पावर z और ये t ऊपर आके t टू द पावर माइनस z। ओके, चलो अभी जितना भी l है सबको एक साथ लेते हैं। m l t टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू l, l के साथ ये x है, x यहाँ पे माइनस y है, माइनस y और यहाँ पे z है, x माइनस y प्लस z। पहले m का लेने से अच्छा था, चलो ठीक है मैंने ले लिया तो ले लिया। m टू द पावर y, m तो एक ही है और बचता है अभी t, t टू द पावर, t का पावर यहाँ पे माइनस y है और यहाँ पे माइनस z है। हो गया? हाँ हो गया। चलो अभी इसको कंपेयर करते हैं। m का यहाँ पे 1 है, m का y है, तो ये तो इजीली आ रहा है y इक्वल्स टू 1। अब l का क्या आ रहा है? x माइनस y प्लस z इज इक्वल्स टू 1 और t का क्या आ रहा है? माइनस y, इसको कहां पे लिखूं? चलो यहां पे लिखो, माइनस y माइनस z इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास सिर्फ है कि y इक्वल्स टू 1, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, y की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो -1 माइनस z इक्वल्स टू -2 माइनस z इक्वल्स टू -2 -1 हो जाके हो जाएगा +1, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस z इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, z इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास y इक्वल्स टू 1 आ गया और z इक्वल्स टू 1 आ गया। अभी बचा क्या हमारे पास? x बचा।
तो y और z का वैल्यू अगर हम इस पे पुट कर देंगे तो शायद हमारे पास x पे आ जाएगा। चलो इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, ये है y का वैल्यू, तो याद रखो ये y का वैल्यू, ये है z का वैल्यू, और y और z का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। x माइनस y यानी -1 प्लस z का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 1, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा। तो हमारे पास x भी आया 1, y भी आया 1, z भी आया 1। तो फाइनली हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कहां पे लिखूं फॉर्मूला, चलो यहां पे लिख देता हूं, बॉक्स बना के लिख रहा हूं। फाइनली हमारा फॉर्मूला आएगा f इक्वल्स टू k r टू द पावर 1 eta टू द पावर 1 और v टू द पावर 1। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करते हैं। ये क्वेश्चन कराने का मेन मकसद था यहाँ पे कि ईटा का जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो भी निकालना, और ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी चलो इस पार्ट में इस टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जैक्ट टाइप मैंने ले लिया, थोड़ा वैल्यूज में थोड़ा ये सब किया, तो वो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइक टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एक तो है लेंथ, acceleration due to gravity g and mass of the ball। लेंथ तो हमें पता है L में लिया जाता है, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब L by t स्क्वायर, और मास m, इसके यूनिट से भी निकाल सकते हैं ना, m by s स्क्वायर, तो मीटर का लेंथ सेकंड स्क्वायर का t स्क्वायर और मास का m। ओके, हमें निकालना क्या है, निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का तो क्या होगा, T होगा। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर x, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू G टू द पावर y, और टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू M टू द पावर z। T इक्वल्स टू K L टू द पावर x, G टू द पावर y, M टू द पावर z। अब T का तो T रहेगा, इसका हो जाएगा L टू द पावर x, G का क्या निकाला था L by t स्क्वायर, t स्क्वायर को मैं ऊपर उठा दे रहा हूं, -2 टू द पावर y, m का तो m टू द पावर z। t इक्वल्स टू lx l टू द पावर y, t टू द पावर -2y, m टू द पावर z। t इक्वल्स टू l x plus y t to the power -2y m to the power z। अब कंपेयर जब करने जाऊंगा तो यहां पे देखना सिर्फ t है, ml नहीं है, यानी m to the power 0 पकड़ सकते हैं और l to the power 0। मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना, m to the power 0 l to the power 0। तो z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा पहले, फिर l to the power 0 मतलब x plus y इक्वल्स टू 0, और t to the power -2y, तो -2y इक्वल्स टू 1। तो उधर अगर चला गया तो y आ जाएगा हमारा -1/2, और इसी y का वैल्यू अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया तो क्या आएगा, x -1/2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/2। तो z आ गया हमारा 0, x आ गया 1/2, y आ गया -1/2। चलो इसको पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ आएगा, कहां पे लिखूं, तो साइड वाला ये रफ कर देता हूं मैं। ये आएगा कुछ शायद t इक्वल्स टू k l टू द पावर हाफ, क्योंकि l टू द पावर x था, g टू द पावर y यानी g टू द पावर -1/2 और m टू द पावर 0। ये तो 1 हो जाएगा, इसका तो कोई ये नहीं है, के l टू द पावर हाफ, और इस g टू द पावर हाफ को अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या कर दूंगा, g टू द पावर हाफ। अभी पावर हाफ होने का मतलब क्या है, 2 टू द पावर हाफ, इसका मतलब क्या है √2। पावर हाफ का मतलब है रूट, तो इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, k √l/g, and this is the formula for time period of a simple pendulum। तो इस तरीके से हमने सिर्फ रिलेशंस
पता था कि किस पे डिपेंड कर रहा है, उससे हमने क्या किया, फॉर्मूला ही डिराइव कर लिया। तो इसके साथ ये डायमेंशन एनालिसिस का जो भी चीजें हैं मैंने सब कुछ तुम लोगों को बोल दिया। एक चीज अभी शायद बताना रह गया है, या फिर रह गया नहीं, जस्ट एक पार्ट है कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशंस ये है कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जैसे कि यहां पे हमने ये निकाल लिया, ये के डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका वैल्यू हम लोग इस मेथड से नहीं निकाल सकते। तो पहला लिमिटेशन है, बाय दिस मेथड the value of dimensionless constant cannot be calculated। पहला लिमिटेशन तो ये है। और दूसरा लिमिटेशंस जो हो सकते हैं कि अगर वैल्यूज में, जैसे इन सब वैल्यूज में एक रियल नंबर है तो इसलिए हम लोग निकाल पा रहे हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाए तो भी हम लोग इस मेथड से वो फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो ये दो लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन ये है कि कांस्टेंट का जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते इस मेथड से। और सेकंड है कि बाय दिस मेथड the equation containing trigonometrical जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल या फिर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक टर्म्स हो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, अगर ऐसे इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो उसका वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या फिर कैन नॉट बी एनालाइज्ड। तो ये दो लिमिटेशंस काफी है, ये दो अगर जान लो तो काफी है जानना। तो इसके साथ ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन का ये टॉपिक ही पूरा खत्म होता है यहाँ पे। अगला और एक पार्ट आएगा, इसका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। उस पार्ट में कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स फ्रॉम जो एनडब्ल्यूटी में आया हुआ है या फिर जेडब्ल्यू मेंस एडवांस में जो आया हुआ है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग उस पार्ट में कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।